एक तो मैं जाट, दूसरे में कवि हो गया। उन्होंने कहा कि वो तो सच मुझे, मैं प्रोफेसर बन के गया मुजफ्फरनगर पहले बार, तो वहाँ जाटों का इलाका, पूरा मुजफ्फरनगर जाटों का है। तो जो आता था वो ये सोचता था कि ये अब तक शादी क्यों, मैं 23 साल की उम्र में प्रोफेसर हो गया था, तो तभी मुझे किसी ने याद दिलाया कि ये भोली कौम है। मैं उस पर एक बात बता रहा हूँ आपको, फिर कविताएं सुनाऊंगा। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, तो दोस्तों ने कहा भाई तो ऐसा कर, देवी की पूजा कर। जाट बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, अग्रवाल नहीं होता, शर्मा नहीं होता। जाट नहीं करते देवी की पूजा। तो उससे अगली सलाह दे दी कि हनुमान जी की कर ले। जाट छुटते ही बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी। लेकिन उसे समझाया, जाट तो भोला भाला, बहुत भोला। कितना भोला, मैं आप सबूत सुनना चाहो तो सबूत दे सकता हूं। जब चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के, मुजफ्फरनगर के जाटों ने दिल्ली में कनॉट प्लेस में गुड़ बांटा। गुड़ बांटते फिरे चौधरी के, लाली मुंह मीठा करो, लाला मुंह मीठा करो। लोगों ने पूछा जी क्या हो गया? बोले घनी बड़ी बात हो गई, मुंह मीठा करो। बोले जी हुआ क्या? होना के था, घनी बड़ी बात हो गई, आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। तो भोली कौन, भोलापन, भोलेपन में ऐसे ही बोलते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए पंडित जी ने समझाया तो मान गया, लेकिन इस शर्त पे माना कि पंडित जी आप साथ चलोगे पूजा कराने। पंडित जी को दक्षिणा चाहिए थी, मिल गई। वो पूजा कराने साथ गए, मंदिर पहुंचे हनुमान जी के। पंडित जी, अच्छा जाट गया उस दिन, जिस दिन उसने अपने खेतों में हल जोता, बैलों को साथ लिया। पंडित जी से बोला पंडित जी आज टाइम है, चलो मेरे साथ पूजा करा दो। बैलों को लेकर पंडित जी पहुंच गए जाट को हनुमान जी के मंदिर में। पूजा जैसे जैसे पंडित जी कहे उन्होंने की, अंत में बोले घंटी बजा। बोले बैलों की रस्सी आप पकड़ लो। अब बैलों की रस्सी लेके घंटी कैसे बजाएं चौधरी साहब? बैलों की रस्सी पकड़ा दी पंडित जी को, उसने घंटी बजा दी। घंटी बजते ही बैल बिदक गए। बैल बिदक कर भागे तो बैलों की रस्सी का फंदा पंडित जी के हाथ में फंस गया। अब आनंद लेना, पूरा सदन ठहाके लगाना। ये अरे साहब मेरी तो हुई नहीं तो मुझे क्यों पहना रहे हो? इसी चक्कर में कि यही सही। आनंद लेना साहब, आपको लगे जोरदार ठहाका आपके भीतर से आनंद प्रकट होता है तो पूरा सदन आनंद ले। मैं इनको इसलिए बता रहा हूं ये कि जो ये प्रभाव डाल गए बहुत अच्छा अच्छा पढ़ के, मैं इस प्रभाव को नष्ट करना चाहता हूं। इतना जम रहे अमित भाई, मनवीर भाई, ये भाई, ये मोनिका जी, जब इनको मालूम था कि हरिओम पमार आया है, इनको जमने की क्या जरूरत थी? बैलों की रस्सी पंडित जी के हाथ में फंस गई, घंटी बजाई तो बैल बिदक गए। बैल बिदक कर भागे तो पंडित जी फंसे हुए थे, हाथ में रस्सी बंधी हुई थी, पीछे पीछे पंडित जी भी भागे। अब आगे दृश्य ये है, दृश्य का आनंद लेना। आगे बैल भाग रहे हैं, पीछे पंडित जी भाग रहे हैं, उसके पीछे जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर था। देवी को विनोद सूझ गया। देवी बोली पंडित जी कहाँ भागे जा रहे हो सुबह सुबह? पंडित जी बोले देवी आज तक तूने बनियों का, ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मेरा कविता पाठ नहीं था, मैं ये देख रहा था कि मैं 11 महीने बाद बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। एक आसान कविता सुनिए। देखिए मैं कुछ सुनाने आया हूँ और सचमुच मुफद्दलाल जी और मनवीर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता होता कि आप ऐसे पवित्र कार्यक्रम में ले जा रहे हैं तो मैं आपसे कम से कम वो शर्तें तो नहीं लगाता जो गलती से मेरे से लग जाती हैं। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, जुड़ना मुझसे एक साथ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक संसद पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हों दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोंपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आ। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ।
किसान किसान के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति गाता रहा हूं पिछले 45 सालों से। 45 सालों से। और मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों बता रहा हूं? मैं जिस भी दिन कविता सुनाता हूं, मैं रोज बताता हूं मैं किसान का बेटा हूं। बेटे बैठ जाओ, ऐसे नहीं उठेंगे आप। मैं पहली बार आया हूं, इसलिए आप ये भी सीखो कविता सुनी कैसे जाती है। ये कोई पार्लियामेंट नहीं है जिसका मन करेगा जब उठ के चल देगा। बहुत अच्छे। संसद नहीं है ये अनुशासनहीनता वहां होती है, कवि सम्मेलन के सदन में नहीं होती, नहीं होती। बताता हूं मैं रोज कि मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे। उन्होंने मेरी कविताएं सुनी और कविताएं सुनकर मंच पर आए और आकर बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से बताता फिर रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। बहुत अच्छे। बस मैंने चाय नहीं बेची, ये मुझे पता नहीं था कि पहले उनका नंबर लगता है। सुनिए, मन से सुनिए। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने ला। एक एक दृश्य देखना, क्या ये देश। भगवती श्री चेयरमैन साहब आपको बताता हूँ, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। जिस मुल्क में 3 लाख लोग एक साल में भूख से मर जाएं, वो मुल्क मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ता है। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए। इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले। सौंचरैया सूली टंग गई, पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने। जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखा। 6 लाइन और पढ़ता हूँ। छठी पंक्ति आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाए तो तालियां उठाना। छठी पंक्ति, एक लाइन गाने के लिए मैंने 5 लाइन जोड़ी हैं। अंधकार, हरिओम पवार कवि का नाम नहीं है, एक आग का नाम है हरिओम पवार। उस आग का नाम हरिओम पवार है जिसको छूओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। छठी पंक्ति दिलों में तीर की तरह चुभे तो आपकी तालियां आसमान तक उठना चाहिए। मैं अपने छोटे भाइयों के, उनके ओज की कविताओं के लिए, मनवीर हों चाहे अमित हों, उनको बहुत प्यार से समर्पित करता हूँ। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में। गुंडे कसकर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो। और साहब, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ग्रामीण अंचल के लोग इस तरह से कविता को प्यार कर सकते हैं, कविता को सुन सकते हैं। और मैं एक बात बिना कहीं चला जाऊंगा तो मेरे मन पे बोझ रहेगा। मैं 25 साल लाल किले गया हूं कविताएं सुनाने, 25 साल। लेकिन जिस मन से आपके विद्यालय में आपने कविताएं सुनी हैं, या सब छोटे भाइयों को सुना है, मुझे सुन रहे हैं, मैं 25 साल के लाल किले के 25 कवि सम्मेलन आपके इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। मैं तो ये सोच रहा था 11 महीने से कमाया नहीं है, चलो पैसे मिल रहे हैं, चुपचाप ले आओ, कोई सुनो मत सुनो। और आप जब तक सुनते रहेंगे मैं सुनाता रहूंगा, ये आपको वचन देता हूं। बस आप जुड़ के सुन लीजिए। मुझमें आप ना कोई राजनीतिक पार्टी देख सकते हैं, मुझमें आपको सिर्फ और सिर्फ देश दिखाई देगा, सिर्फ देश। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में। गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। मैं कहने की हिम्मत करूंगा, और आप लोग शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने वाले, आप भी देवताओं के पुजारी लोग, हिम्मत करना मेरी बात का समर्थन करने का। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नथु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं
जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होता देखा है। भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। फिर समर्थन चाहता हूं चौथी पंक्ति पर सुनना। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है। शुद्ध राजनीति पे बोल रहा हूं, शुद्ध राजनीति पे, लेकिन आप मुझे पकड़ नहीं सकते कि मैं कहां बोल रहा हूं। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों। देखिए, इस कविता को मैं यहीं खत्म कर छोड़ देता हूँ। मैंने केवल आपको तैयार किया है एक बहुत जरूरी कविता सुनाने के लिए। मुझे मनबीर ने भी कहा, और संचालक का कहना मान लेना चाहिए, क्योंकि संचालक कब सम्मेलन का सुहाग होता है, इसे उजाड़ना नहीं चाहिए। नहीं, अगर सुहाग ऐसा ही होता है तो उजाड़ने में भी क्या बुराई है। बहुत अच्छे। मुरसानी जी, मनबीर जी, अमित जी, मोनिका जी, आप भी मेरी कविता पर ताली बजाओ। मैंने तुम्हारी उन कविताओं पर बहुत ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। एक बात बताओ, जब इतना ही जी लगाना तो अब क्यों लगा रहे हो, उस समय टाइम पे लगा लेते। अच्छा, ये कहते हैं बड़ा दुख होता होगा तुम्हें कुंवारे रहने का, मगर बिल्कुल नहीं है। आगने वाली परंपरा में चाहे प्रधानमंत्री बने चाहे मुख्यमंत्री बने, बनेगा कुंवारा ही। तो मैं तो दिल्ली की ओर मुँह करके सोता हूँ, मुझे क्या कष्ट। आने वाली परंपरा आपको जानते, बंगाल का मुख्यमंत्री मेरे जैसी, यूपी का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, असम का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, और हरियाणा का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, उड़ीसा का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, और भविष्य में तो तय हो जाएगा कि जो होगा वो ही होगा। सुनिए, एक कविता सुनाने का मन है, क्योंकि जिन शहीदों के परिवारों को आपने सम्मानित किया है, अभी मुझे याद आया कि उस कविता को मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा तो मेरा आज का कविता पाठ पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश के एक बड़े क्रांतिकारी शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी मुख्यमंत्री आई थी जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को पब्लिकली आतंकवादी कहा था। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम के विद्यालय का पत्थर हटाकर किसी और के नाम का लगाया। एक पत्रकार ने शिकायत की तो घूम के गुस्से में बोली, कौन चंद्रशेखर आज़ाद, वो आतंकवादी। और इससे भी दुख की बात यह है कि जब उन्होंने ऐसा किया तब वो अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। मैंने भानु प्रताप शुक्ल का लेख पढ़ा तो मैंने सोचा 2-3 दिन में भाजपा वाले माफी मंगवाएंगे, लेकिन कोई बोला ही नहीं। मैं उन दिनों अटल जी अडवाणी जी से मिल लिया करता था, मेरे दोनों बहुत प्रिय श्रोता रहे। मैं शिकायत लेके उनके पास गया कि आपके समर्थन के मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी कहेगी। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, दोनों चुप बैठे रहे। तो मैंने कहा, आपकी चुप्पी आपकी मजबूरी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं एक कविता लेकर जनता के बीच बोलने जा रहा हूँ। और मैं बोलने के लिए निकल गया, क्योंकि आज आपने शहीदों के परिवारों का सम्मान किया तो आपका वो मन, आपका वो एहसास
तो मैंने एक कविता लिखी और केवल इसलिए लिखी कि मैं देश की राजनीति से अनुरोध करता हूं, आप मत करो शहीदों का सम्मान, कम से कम उनका अपमान करने की हिम्मत मत करो, उनका अपमान मत करो। कविता सुनिए मन से। इसके बाद मैंने एक शहीदों पर कविता लिखी है जो मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है। शहीद परिवारों के सम्मान में मैं उसको पढ़ूंगा, तब कब सम्मेलन समाप्त करेंगे। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आज़ादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। दो पंक्तियां समझ कर दाद देना। मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। यहाँ से कविता शुरू करता हूँ। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत। ध्यान देना, मैं तो रोया था लिखते समय, आपको कैसा लगेगा मैं नहीं जानता। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर। सलूट करता हूँ सवाल, वाह वाह वाह। मेरे प्रणाम पहुंचे आप तक। ग्रामीण अंचल में महानगर से अच्छे पहली बार ये महसूस हुआ कि महानगरों में केवल धन कविता सुनता है और इन ग्रामीण अंचलों में मन कविता सुनता है। ये एहसास लेकर जा रहा हूँ आपके पास। बहुत 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 अनुभूति मेरी। मनवीर, तुझे छोटे भाई को बहुत बहुत साधुवाद कि मुझे जिद करके यहाँ ले आया, जिद करके ले आया। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आज़ादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा भूल गया होगा। मंगल पांडे, वाह। कविता का सौंदर्य ये है, जब गाली मिली होगी चंद्रशेखर आजाद को, शहीदों की आत्मा ने सुनी होगी, उन शहीदों की आत्मा पर क्या गुजरी, ये कविता का सौंदर्य बोध है। आपका बहुत प्यार मांगता हूं सुनने। कोई सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी। और साहब जब बताई दिया कि मैं जाट कुल में पैदा हुआ हूं, तो जाटों को गुस्सा बहुत आता है बिना बात, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। दुनिया में सारी बीमारी इसलिए है कि लोगों के दिलों में दिमाग आ गया। अगर लोगों के दिमाग में दिल पहुंच जाए तो सारे संसार की समस्या। क्रोध मुझे भी आता है, मुझे भी आया था,
इस घटना को सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया था। मैं उस क्रोध को कैसे दिखा सका? अगर आपको लगे कि इस जाट कुल के किसी बेटे को ये क्रोध ऐसे ही दिखाना चाहिए था, तो मैं ऐसी तालियां सुनना चाहता हूं जो मुझे याद रहें। 11 महीने से तालियां नहीं सुनी हैं, मैं अगले 11 महीने तक आपकी तालियों की गूंज अपने कान में महसूस करता रहूं। इतना प्यार चाहता हूं। 4 लाइन सुनना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सैनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, शायद शेखर बाजू जी के, शायद तब शेखर जी के भी बाजू फड़क गए होंगे। पल दो पल को शायद उनकी निदिया भाग गई होगी, पल दो पल को शायद उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ एक बार। क्या बात? शेखर महायज्ञ का नायक। आश्चर्य सचमुच ये है कि मैं 11 महीने बाद गा रहा हूँ, हालांकि गलतियां कहीं कहीं हो रही हैं, मुझे पता चल रहा है। आपको तो पता चल नहीं रहा होगा क्योंकि इसने इससे पहले मुझे गाते देखा नहीं है। भगवती प्रसाद जी ने यूट्यूब पर सुन रखा है, तो उतना अच्छा मैं नहीं गा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप बहुत मन दे रहे हैं। सुनिएगा। शेखर महायज्ञ का नायक गौर। एक आधी मिनट में बताता हूँ शेखर क्या थे। आपने कुछ भी कह दिया उनके लिए। मैंने जब शेखर पर लिखा तो मैंने बहुत पढ़ा। 2 बातें वो बताने जा रहा हूँ आपको जो आपने कहीं कभी सुनी नहीं होंगी। 700 लोग अंग्रेजों ने इसलिए नौकरी पर रखे हुए थे कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को पहचान लें। पहचानने के लिए 700 लोगों को नौकरी दे रखी थी अंग्रेजों ने। और एक बात आपको वो बताने जा रहा हूँ जो दुनिया के क्रांतिकारियों के इतिहास में केवल और केवल चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जुड़ी है। इकलौता बेटा था चंद्रशेखर आज़ाद। माता पिता रहते थे भावरा, एक जगह है झाबुआ जिले में मध्य प्रदेश में, वहाँ रहते थे। गरीब थे। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी बैंक ये खजाने लूटती थी सरकारी, आज़ादी की लड़ाई के लिए हथियार खरीदने के लिए। एक दिन किसी ने आकर ये कहा कि चंद्रशेखर, जो पैसा तुम लूटते हो वो तुम्हारे संदूक में रहता है, इसकी चाबी तुम्हारे पास है। तुम जानते हो तो घर में तुम्हारे माँ बाप के पास खाने को रोटी के लिए पैसा नहीं है, माँ बाप भूखे मरने के कगार पर हैं, कम से कम इतना पैसा तो घर भेज दे इस संदूक में से कि तेरे माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक पल को उनकी आंखें लाल हुईं और लाल आंखों से बोले कि माँ बाप क्या सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है? इस संदूक में से तो एक पैसा दूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे माँ बाप को खाना नहीं खिला सको तो आके बताना, मैं किसी दिन आऊँगा रात के अंधेरे में और अपने माँ बाप के सीने में अपनी पिस्तौल की 2 गोली उतार के चलाऊंगा। उसको आतंकवादी बताएगी राजनीति, उसको। तब सुनना। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी। और कोई भाजपा के यहाँ हो तो बुरा भी माने तो माने। जब मैंने अटल जी को और अडवाणी जी को बुरा मनवा दिया तो आप क्या है? लेकिन मेरी ईमानदारी देखना, ईमानदारी। जो भारत माता की जय के इनके समर्थन से थी, इसलिए मेरा इन पर गुस्सा ज्यादा है क्योंकि ये राम का नाम ज्यादा लेते हैं। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत। और 2 लाइन और पढ़ता हूं, दाद दो तो हिम्मत से देना, मैंने हिम्मत से लिखा है और जब वो मुख्यमंत्री थी तभी लिखा था।
तभी लिखा था तभी जब उनसे बोला। सब डरते क्या थे, बात। अब तो कौन डरे उनके सिवा। मैंने तभी लिखा था, सुनिएगा। इस घटना पर चुप बैठे थे, समर्थन चाहता हूं पूरा सदन का। इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे। तुम सत्ता में शामिल थे, दो टूक डांट भी सकते थे। तुम सत्ता में शामिल थे, दो टूक डांट भी सकते थे। जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे। जीभ शहीदों पर थूके वो अंतिम छंद पढ़ता हूं कविता का। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे भारत। आप शुद्ध कविता सुनना, शुद्ध कविता, थोड़ी सी देर, 1 मिनट। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने आज़ादी के लिए जवानी दे डाली, आज़ादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं। उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। मैं उनका स्थान बता रहा हूं और तुम्हारा तो सबको पता है ही। कविता की सबसे अच्छी पंक्ति, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में। मैं 4 मिनट और मांगता हूँ सब आपसे, है ना अनुमति, इजाजत है ना? है, सब है। मैं शहीदों पर एक 4 मिनट की कविता सुनाना चाहता हूँ। जैसे आपने अपने यहाँ बेटों का सम्मान किया, जैसे मैंने कहा कि मैं देश के वो सैनिक जो वर्दी में हैं और देश के वो पुलिस वाले भी जो वर्दी में हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, उनसे बड़ा देवता कोई है नहीं, उनसे बड़ा कोई देवता हो नहीं सकता। मेरा बहुत पहले से सरकार को प्रस्ताव है कि हिंदुस्तान में जो फौज पे लड़ता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। फौज के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, उसको इनकम टैक्स से अलग कर देना चाहिए। कम से कम हम इतनी सेवा तो उनकी कर सकते हैं। मैं बहुत दिन से चल रहा था कैंटीन की, पार्लियामेंट की कैंटीन की सब्सिडी बंद करो, हो गई, इस बार हो गई, सब्सिडी बंद हो गई। अभी तो कई चीज़ और बंद करानी है। मैं 29 साल कश्मीर रोता रहा। 5 अगस्त को वो हुआ जो मैं 29 साल से रो रहा था। शहीदों पर एक कविता सुन लीजिए, समय नहीं है वरना मैं आपको और बहुत सुनाता। इस बीच कोई ना उठे, मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ 5 मिनट मुझे कुल चाहिए और कृपया उन 5 मिनटों में कोई ना उठे बस। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं वीर रस का कवि हूँ। गीत मेरी विधा नहीं है, गीतकार मोनिका जी बैठी हुई हैं, लेकिन हर किसी के भीतर कहीं और भीतर और भीतर एक छोटा सा गीतकार होता तो होगा। मेरे अंदर भी होगा, जो कैप्टन मनोज तलवार की शव यात्रा में अंकुरित हो गया। उसमें से छोटा सा अंकुर निकल आया। उसी छोटे से अंकुर की ये कविता सुनी। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। और एक पंक्ति समझना, मेरे पूरे जीवन की पंक्ति है ये, मेरे पूरे जीवन का जीवन दर्शन है। मुझे समझना हो तो एक पंक्ति समझ लो। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। देखिए, हंसना बुरी बात नहीं है।
हंसना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा इन्होंने कहा ना, हंसी कोई देशभक्ति केवल वीर रस में ही नहीं होती, हंसी में भी हो सकते। एक आगरे में ताजमहल देखने आया अमेरिका का आदमी, गाइड से उसने पूछा इस बड़ा खूबसूरत ताजमहल है, कितने दिन में बनाया आपने इसको? गाइड बोला 22 साल लगे बनाने में। तो अमेरिकन बोला इतने आलसी हो, इतने कामचोर हिंदुस्तानी, इतना ताजमहल बनाने में 22 साल लगा दिए। गाइड को लगा कि कहाँ गलती हो गई भाई, इसको तारीफ करनी चाहिए थी, ये तो ताना मार के चला गया। चलो कोई बात नहीं। अगले दिन उसको कुतुब मीनार दिखाने ले गया तो उसने वो कहा अमेरिकन ने कि इतनी ऊंची इतनी अच्छी कुतुब मीनार मुझे कल क्यों नहीं दिखाई? गाइड ने सोचा बदला ले लो। उसने कहा कल कहाँ से दिखा था, आज रात को बनाइए। अच्छा, ये भी देशभक्ति है, बचा लिया उसने देश का। हाँ, ये मुझे इसी ने बताया, सबरस नहीं मैं। सबरस भाई देख, जाट तो मैं भी हूँ पर इतना नहीं हूँ। बस अब सिर्फ कविता सुनाऊंगा। मेरे पास जो सबसे अच्छा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पूज्य महाराज जी आपके आशीष मिले आखिर तक। हम बहुत बहुत आभारी हैं। ये संतों ने अगर इस देश में आचरण का, सद्भावना का, गुलाब जल छिड़कना बंद कर दिया होता तो हमारी संस्कृति न जाने कहाँ टूटती। देखिए एक बात समझिए, राजनीति को भूल जाइए। ये काम किसी भी सरकार का है, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, मायावती जी किसी की भी हो, ये काम सरकारों का है कि सड़कें कैसे सुंदर बनेंगी, देश में नदियां कैसे साफ होंगी, देश में और कैसे अच्छा वातावरण मिलेगा, क्या सस्ता मिलेगा, क्या महंगा मिलेगा। ये सरकारों का काम है कि वो कैसे अच्छा होगा। लेकिन देश के आदमी की इंसानियत कैसे अच्छी होगी, ये अदब का काम है, कविता का काम है, साहित्य काम है। इस काम को सरकार नहीं करेगी, इस काम को हम करेंगे। ये काम हमारा करने का है, सरकार के करने का नहीं है, किसी के सरकार के करने का नहीं है। हम 1/135 करोड़ हर कोई हिंदुस्तान है, 135 करोड़ का बटा 1 हर कोई है। हम ये अपना महत्व समझें। सुनिए, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। वाह, एक पल का एहसास जीना मेरे साथ। मफतलाल अग्रवाल जी, प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब, आदरणीय भगवती शर्मा जी और मेरे छोटे भाई बहन, सबको समर्पित करता हूँ। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ। मैं एक पंक्ति का कवि हूँ। ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है कहना, ये मैं अहंकार में नहीं कह रहा कि मैं एक ही पंक्ति का कवि हूँ, ये मैं दिल से सच बोल रहा हूँ। मैंने एक पंक्ति अच्छी लिखी है, मुझे बहुत तालियों से सहेज देना, बहुत तालियों से प्यार करना। मैंने ऐसी एक पंक्ति और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूँ। हालांकि जाट कुछ भी घोषणा कर लें, उसे कुछ भी मान लें, कवि तो नहीं मानता कोई। बोले जाट और कवि, पता नहीं, वो समझते हैं हमें सिर्फ लड़ना चाहिए और कुछ करना नहीं चाहिए। जबकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। आदरणीय चेयरमैन साहब की हिंदुस्तान में मेरी पहली LLD है पर्यावरण पर, पूरे हिंदुस्तान में। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा साहब, संभालना मेरी पंक्ति। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर
सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का, सारे संसार में कहीं परंपरा नहीं है, पूरे संसार के किसी मजहब में कि स्त्री अर्थी को कंधा दे। आपके भरतपुर के पास एक गांव है अजान, वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ था वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब सेना उसका शरीर लेकर आई तो उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी। और साहब आपको आश्चर्य होगा, कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, अंकल मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ। अच्छा मैं नहीं जानता था, मैंने कहा कौन बेटा, कौन ब्रजेश है? बोले आप अपनी कविता में चर्चा करते हो ना शहीद वीरेंद्र सिंह जी की, मैं उनका बेटा हूँ और मेरी माँ आपसे बात करना चाहती है। तो मेरे लिए तो ये एक मेरा सौभाग्य था कि एक उस देवी की आवाज़ मुझे सुनने को मिलेगी जिसने अपना सुहाग देश के लिए दिया। लेकिन उनकी माँ इतने सालों बाद भी, इतने साल हो गए, मुझसे बस ये कहा कि आप उनका बड़ा सम्मान किया है आपने देश में कविता में गाकर, और वो रोने लगी। उसके बाद नहीं बोल पाई। इस एक पंक्ति को भी मैं समझता हूँ एक महाकाव्य से बढ़ी है। कोई संसार में पहली घटना घटे, इससे बड़ा क्या महाकाव्य होगा। मैंने एक पंक्ति लिखी है बस, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, क्या बात है, वाह। सैनिक के शौर्य पर बोलता हूँ, शहीद परिवारों के जो लोग यहाँ हैं उनको सबको उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। जब बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का। अंतिम पंक्तियां सुनना साहब। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति। और अंतिम पंक्तियां सुनना, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। अंतिम पंक्ति, मेरा अंतिम प्रणाम आपसे, आपको प्रणाम सैनिक की तरफ। और मैं फिर दोहराता हूँ, जो अच्छा हुआ इस विद्यालय का है, प्रिंसिपल साहब का है, मैनेजर साहब का है, शिक्षकों का है, हमारे मुफतलाल अग्रवाल जी का है, मनबीर भाई का है, और चेयरमैन साहब आपका यहाँ लाने का है। आखिरी पंक्ति मैंने, उसका अर्थ बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक अर्थ है, और मैंने बहुत सोच समझ के लिखी, पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाया। मैंने इस तरह की पंक्ति लिखी कि जो मेरे सामने कोई नेता कभी मिल भी जाए तो उसकी समझ में ना आए, और समझ में आ भी जाए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। आप समझना उसका अर्थ कहाँ तक जाता है। अर्थ समझ जाओ
तो समापन करना घनघोर तालियों से। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैंने कविता लिखी। आप किसी राजा को प्यार करते हो, मैं भी करता हूं मोदी जी को, तो अपनी शिकायत तो करोगे कि नहीं करोगे? भैया आप ये काम और कर दो, ये काम। मैंने 307 हटवाने के लिए कहा, उन्होंने कहा हटवा दी मैंने। पहली बार मुझे मिले, बोला अब क्या करोगे? मैंने कहा तुम्हारे खिलाफ कविता लिखूंगा। बोले मैं मौका ही नहीं दूंगा। मैंने कहा तो नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, मौका नहीं दोगे तो। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई बहुत बड़ा मौका तो नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारी शिकायतें हैं, जो अपने राजा से शिकायत करने का जनता का अधिकार है, मैं उनकी शिकायतों की छोटी सी एक कविता सुनाता हूं, सुनिए। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं। मैंने अभी लिखी है नहीं, 2 जगह पढ़ी है, बस आपके यहां पढ़ रहा हूं। भाई मोबाइल सुन रहे हो क्या? आ गए? तो फिर किसका फोन आ रहा है? अब आपको पता चला मेरी जन्म कुंडली में कितने विघ्न हैं। मेरी शादी हो सकती थी क्या? जो मेरे सबसे करीब बैठा है, मैंने जिसकी अभी अभी तारीफ की है, जबकि मैंने ये तारीफ करना पहले से इससे तय कर लिया था, और इसने मुझसे पैसे देके तारीफ कराई है, वो ही नहीं सुन रहा। अब जाओ, मैं आपको नहीं रोक सकता, मैं अपने पड़ोसी को नहीं रोक पाया, तो आपको क्या रोकूं? सुनिए सुनिए। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, और समझ जाओ तो समझ जाना, नहीं समझो तो मत समझना, समझो तो हंस पड़ना। बस ये कविता की लाइन नहीं है, मैंने आज ऐसे ही सोच ली तो मैं पढ़ रहा हूं। आप अगर समझ जाएंगे मैं कहां बोल रहा हूं तो मेरी कविता ठीक से आप तक पहुंचेगी। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, या हाइड्रोजन बम भी नहीं फोड़ता मैं। नहीं समझे? आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, यूं ही ऊंची ऊंची नहीं छोड़ता मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ, मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं। कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है, सत्ता और विरोधी सब बहकाते हैं, कभी कभी दोनों मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पमार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है, सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, दोनों मिल करके मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पमार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं फुटपाथों की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं। और एक पंक्ति पर प्यार मांगता हूं, पूरे सदन का समझ जाओ तो। मैं पीड़ा के, मैं पगडंडी की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूँ, आसमान में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूँ, आसमान में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूँ, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा। मैंने एक लाइन लिख दी थी एक कविता में, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर बैठा रखा है। मेरे पीछे पड़ गए हिंदुस्तान के सारे साहित्यकार, हरिओम पवार पक्षपात करते हो, हरिओम पवार ओढ़ लेते हो, हरिओम पवार नाम का समर्थन करते हो, पद्मश्री चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या। मैंने कहा मैंने मोदी जी के आने से 10 साल पहले घोषणा कर दी थी कि हिंदुस्तान की किसी भी सरकार का कोई भी पुरस्कार मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, कोई भी पुरस्कार कभी स्वीकार नहीं, कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने 14 में पार्लियामेंट जाने का टिकट फेंक दिया था, वापस टिकट वापस फेंक दिया था। बाबा रामदेव झूठ बोल के ले आए कि मैं मना लूंगा उसको। आज तक मेरे पे गुस्सा उतारते हैं कि मेरे कहने से तू एमपी नहीं बना। मैंने कहा फिर मैं एमपी बन जाता फिर क्या हो जाता? बोले तू एमपी बन जाता फिर मिनिस्टर बन जाता। मैंने कहा फिर क्या हो जाता? एमपी भी हजारों, मिनिस्टर भी सैकड़ों, हरिओम पवार तो हिंदुस्तान में एक है। वाह वाह, एक।
सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के दरबारों से, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं, चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूं मैं, दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूं मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूं, मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूं, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ। जो भी अच्छे काम किए हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। लेकिन कलमकार की भी कोई अभिलाषा होती है, उसका तेवर उसकी भाषा की परिभाषा होती है। मैं वो काम बताता हूँ जो करने से अभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूँ जो भरने से अभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूँ जो भरने। मांग है मेरी एक एक लाइन में एक एक मांग। आपको ठीक लगे कि एक कवि जनता की मांग उठा रहा है, किसी दल से इसका कुछ लेना देना है नहीं, हो भी नहीं सकता, तो मेरा समर्थन करना। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। वाह, ये संसद वालों की बिजली है क्या? ये विघ्न मेरी जन्म कुंडली में ऐसा क्या हुआ? फिर भी आ गई। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो भैया। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। शिकायत कर रहा हूं, नहीं शिकायत नहीं कर रहा, मांग कर रहा हूं अपने राजा से। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। वाह, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद कहे। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। और मैं गांव में पैदा हुआ हूं, झोपड़ी में। वहां की एक समस्या, कभी कभी गांव जाता हूं तो वहां से समस्या सुन के आया हूं। मेरठ में नहीं है, यहां भी नहीं होगी शहर में, लेकिन अगर आपको लगे गांव में ये समस्या भी है तो मेरा जी भर के समर्थन करना। ये काम तो मैं कराऊंगा, सब जो गा रहा हूं सब करने पड़ेंगे। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। शौचालय, तालियां उठे साहब अगर मैं ठीक बोल रहा हूं। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो। नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। 11 साल से एक छाला है जो दिल में रिश्ता है। मोदी जी जब भी मिले मैंने कहा ये क्यों नहीं, जवाब नहीं है उनके पास। आपको लगे सबके दिल में है ये सवाल और होना चाहिए पूरा, तो मेरा समर्थन जी भर के करना तो ये भी पड़ेगा। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। कोई घाटी में आतंक, अब भी कोई घाटी में अलगावों का स्वर लेता है। कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है। कोई डाकू तस्कर का भी तरफदार बन जाता है। कोई हत्यारों के हक में सरेआम तन जाता है। कोई संसद के विधान को चौराहों पर फाड़ गया। कोई संविधान का कातिल रक्षा भाषण झाड़ गया। कोई संविधान का कातिल रक्षा भाषण झाड़ गया। कोई मराठी हिंदी का भूचाल उठाकर बैठा है। कोई झांगुर धर्मांतरण का जाल बिछाकर बैठा है। कोई झांगुर धर्मांतरण का जाल
जाल बिछा कर बैठा है, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई रोहिंग्याओं का भी मरहम लेकर बैठा है। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल। कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई खंजर घोंप रहा है भारत की बुनियादों में, कोई रामचरितमानस पर पावनता पर थूक गया। 2 लाइन फिर प्यार मांगती हैं, आपको लगे कि आपके दिल में ये दर्द है। कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों छूट गया, ऐसे लोगों पर बाबा का, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया। पंचाली के चीर हरण ने रावण कुल को मिटा दिया, पंचाली के चीर हरण ने, पंचाली के चीर हरण ने कौरव कुल को मिटा दिया, सीता के वनवास हरण ने रावण कुल को मिटा दिया, सीता के वनवास हरण ने रावण कुल को मिटा दिया। चाणक्य की शिखा खुली तो नंदवंश कट जाता है, क्रूर को अहंकार में चूर हुआ तो क्रूर कंस मिट जाता है, अहंकार में चूर। और जो लाइन 2 लिखनी थी, अहंकार में चूर हुआ तो कृष्ण कंस क्रूर कंस मिट जाता है। अत्याचारों के आंसू जब शोलों में ढल जाते हैं, ये हुआ लंका में, ये हुआ नेपाल में, लद्दाख में हो नहीं सकता था क्योंकि भारत का वो कल्चर नहीं है। अत्याचारों के आंसू जब शोलों में ढल जाते हैं, उन शोलों में राजमहल के राजमुकुट जल जाते हैं, उन शोलों में राजमहल के राजमुकुट जल जाते हैं। जिस मौसम में घर की बेटी घर के बाहर डरती है, अत्याचारी मान लुटा करके अत्याचारों के हाथों, मान लुटा करके वो पापी के हाथों से मरती है। कस कलम सत्य की शक्ति पीठ है, राजधर्म पर बोलेगी, दरबारों की जन्म कुंडली चौराहों पर खोलेगी। युवा खून बापू गांधी के पद से हट भी सकता है, चीरहरण का दोषी चौराहों पर कट भी सकता है, चीरहरण का दोषी चौराहों पर कट भी सकता है। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ गर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ गर दिल्ली। और कुछ नई समस्याएं उठा रहा हूं, बिल्कुल नई, जो कभी आपने किसी कविता में कवि से सुनी नहीं होगी। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। आए वाह, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, तुम्हारे बाप का पैसा है, ये जनता के टैक्स का पैसा है और तुम बांटते हो वोट खरीदने के लिए। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। अपनी अपनी कंगाली को ताली देना बंद करो, अपनी अपनी कंगाली को गाली देना बंद करो। टाटा बिड़ला अंबानी को गाली देना बंद करो, टाटा बिड़ला कृषक की जो निधि है ये अखबारों में छप जाती है। 2000 मिलते हैं ना। शाम मैंने एक बड़े सेक्रेटरी से पूछ लिया कि इतना खर्चा 20,000 करोड़, बोले हमारा खर्चा ही नहीं है, खर्चा ही नहीं है। और जो उसने जवाब दिया मैं सुन के हिल गया, डर गया। क्या कर रही है सरकार ये? अगली पंक्ति सुनना है। कृषक की बटने वाली पेपर में छप जाती है, सुनते हैं 24 घंटों में ठेकों पर खप जाती है, सुनते हैं 24 घंटों में ठेकों पर खप जाती है। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। आहा, असली भ्रष्टाचार की जड़ है राजनीति में सांसद और विधायक के मिलने वाले 5 करोड़, 5 करोड़, उसे बंद कर दो, टिकट मांगने वाले नहीं मिलेंगे। 4 लाइन सुनना साहब। सांसद और विधायक जी की निधि
बांटना बंद करो, ये सब सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो, ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो, ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की बंदर बाट मचा रखी है, सब सरकारी पैसों की बंदर बाट मचा रखी है, बंदर बाट मचा रखी है, सब सरकारी। अंतिम छंद पढ़ता हूं साहब, और तब तक आचार्य श्रद्धे आ जाएंगे, फिर हम सम्मान भी करेंगे और उनका उद्बोधन भी सुनेंगे। और वो गाते बहुत अच्छा और कविता बहुत अच्छी सुनाते हैं। मैं इसलिए पहले पहले पढ़ ले रहा हूं क्योंकि उनके बाद मुझे आप नहीं सुनते। हाँ, सुनिए मुझे आगे। तो अंतिम छंद तो पढ़ लो। नहीं पढ़ना बिल्कुल सामने। अंतिम छंद हमारे श्रद्धे, आप एक बार सब लोग खड़े होकर स्वागत कीजिए हमारे श्रद्धे श्रद्धे प्रमोद कृष्णन जी, हमारे श्रद्धे हमारे बीच हैं, सब बैठ जाएं, उनके आशीष मिलेंगे। और गढ़ का ये आज तक पिछले 35 साल से ये समस्या है, गढ़ गंगा पे कोई उत्सव हो और यहां जाम ना लगे, ये सब सरकारों को पता है और पिछले 45 साल से जाम लग रहा है। मैं तो जब जब फंसा, लंबा फंसा, आज श्रद्धे आचार्य जी फंसे, तो साहब सीएम साहब से कहना कुछ करें कुछ करें। मैं 2 छंद, आखिरी छंद और 1 छंद सांसद वाला, ये मेरी बात पहुंच जाएगी, आगे पीछे सब। पूज्यवारी, इतना अच्छा इतना श्रेष्ठ समारोह हुआ, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ग्रामीण अंचल में ये आपके पुण्य, ये आपकी प्रतिभा, ये आपके आशीषों का फल है कि ग्रामीण अंचल में पूरा खचाखच भरा पंडाल और सब कवियों ने बहुत बहुत अच्छा पढ़ा। अब मुझे नहीं पता आप जाम में फंसे या मुझे सुनना नहीं चाहते थे। अच्छा, कई बार दिल्ली में मंत्री होते उन्हें पता होता है मैं आ रहा हूं तो नहीं आते, बोले इसे कौन सुनेगा। अंतिम 2 छंद में सुना देता हूँ, एक ये विधायक वाला अंतिम और एक अंतिम बस सुनिएगा। मैंने एक लंबी कविता सुनाई, अपनी शिकायतें अपने राजा से। मैं बहुत प्यार करता हूँ मोदी जी को, तो अपनी शिकायतें मेरा करने का हक है, तो मैंने शिकायतें की। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। आप ताली ऐसी बजाना, डरना मत, वो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा की सरकार नहीं है। नहीं है। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो, ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो, ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की बंदर बांट मचा रखी है, सब सरकारी पैसों की बंदर बांट मचा रखी है, सब सर। अंतिम छंद में पढ़ देता हूं बस। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा। अंतिम 4 लाइन से समाप्त करता हूं। पूज्य श्रद्धे के चरणों में रखता हूं पंक्तियां, और वो उसके बाद जो आगे के कार्यक्रम चलेंगे, आपको सबसे बड़ा प्रसाद, आज का सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा गुरुमंत्र और सबसे बड़ा संस्कार का एक पाठ हमारे श्रद्धे के हाथों मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनेंगे। सुनिए। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरहबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, नौकरशाही के दामन जो पाप ले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट चले ये किसके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।